हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास नंबर रहेगी 46। पहले वाली 45 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपकी आने वाले एचपी टेट के एग्जाम के लिए। जो नए बच्चे होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में हम एचपी टेट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपी टेट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी एक्सेट्रा। इस सीरीज में 1000 के करीब क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की टॉपिक वाइज वीडियो जो है अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। फिजिक्स और मैथ्स का आपको सिलेबस भी मिल जाएगा वहाँ पे ही। तो अगर आपको वो वाली वीडियो अच्छी लगे, आपने देख लेनी है, ना मिले कमेंट कर देना, आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी कर लेनी है। अगर किसी को पुराने पेपर चाहिए होंगे तो हमने कई बार अपना नंबर जो है यहाँ पे लिखा होता है, तो वहाँ पे आपने कमेंट कर देना है नंबर पे, या किसी भी वीडियो के नीचे कर देना, आपको पेपर जो है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन रहेगा कि भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है। ये है ऑप्शन बी, तारापुर में। 1972 में लगाया गया था यूएसए के सहयोग से। बाकी आपको हमारे चैनल पे साइकोलॉजी, बायोलॉजी तथा जीके की जो है ये पुराने पेपरों के ऊपर इसी प्रकार की सीरीज जो है वो मिल जाएगी। और बहुत से पेपर हमने 2017 से लेकर 2021 तक केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके पार्ट एक साथ डाल दिया है। तो अगर किसी ने देखना हो तो सारी की सारी वीडियो जो है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगी। ना मिले कमेंट कर दे, लिंक हम दे देंगे। बाकी बात करें कल्पक्कम की, तो ये है तमिलनाडु में, नरोरा है यूपी में और कटक है उड़ीसा में। 126 सिरमौर राज्य में जगन्नाथ मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया। तो ये जो जगन्नाथ मंदिर है, एक तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि कहाँ पे है, तो ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। 1681 में बनवाया गया था। और पूछा गया है कि कौन उस टाइम के राजा थे। सही आंसर रहेगा ए, बुद्ध प्रकाश। बाकी सिरमौर में और भी मंदिर हैं, जिनमें रहेगा शिरगुल देवता का मंदिर। शिरगुल देवता का मंदिर ये सिरमौर के चूड़धार में है। त्रिलोकपुर मंदिर, त्रिलोकपुर मंदिर को ही बालासुंदरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्रिलोकपुर मंदिर और बालासुंदरी मंदिर दोनों एक ही हैं। ये है भी सिरमौर के त्रिलोकपुर में है, और इस मंदिर को जो है वो राजा दीप प्रकाश ने बनवाया था। बालासुंदरी माता को जो है वो 84 घंटों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। गायत्री मंदिर है एक सिरमौर में। गायत्री मंदिर जो है वो रेणुका जी में है, और इस मंदिर का निर्माण जो है वो महात्मा प्रायचंद ब्रह्मचारी द्वारा करवाया गया है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, गायत्री मंदिर, गायत्री मंदिर, मेरे मुंह से मंत्र ही निकल रहा है। गायत्री मंदिर जो है ये है रेणुका में, सिरमौर के रेणुका। नेक्स्ट रहेगा कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो कि ठंड के टाइम में जो है वो बोई जाती है, मतलब नवंबर मंथ में जो है वो बोई जाती हैं, और इनकी कटाई जो है वो मार्च मंथ में की जाती है। तो आप सभी को वैसे आइडिया होगा ही यहाँ के लोगों को कि कब जो है वो कौन सी फसल बोई जाती है और कब ये काटी जाती हैं। जिनके खुद वो खेती करते भी नहीं होंगे तब भी देख देख के आइडिया होता है कि इस टाइम पे ये जैसी फसल जो है वो खेतों में होती है। तो इसमें आती है, जैसे रबी की फसलों में आ जाती है जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी, तीसी, ये सारे जो है एक टाइम पे बोई जाने वाली फसलें हैं। तो यहाँ पे खुद देखो आपने, मैंने बता दिया कि ऑप्शन जो है चना भी है, तो चना ही इसके लिए सही आंसर रहेगा। बाकी चावल, कपास, मोटे अनाज, ये तीनों जो है वो एक टाइम पे बोई जाने वाली फसलें हैं। तो अगर रबी खरीफ याद भी ना रहें तो पेपर में ऐसा देखना, थोड़ा आइडिया लगा के देख लेना कि कौन सी फसलें जो है आपने खुद खेत में देखी हैं, और उस टाइम जो है एक टाइम पे कौन सी फसलें बोई जाती है। जो अलग सी होगी वहाँ पे टिक लगा के आ जाना, आपका ठीक ही होगा वो आंसर। बाकी खरीफ की फसलें वो फसलें होती हैं जो कि जुलाई के मंथ में बोई जाती हैं। आपको पता है कि इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इनमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्की इत्यादि। खरीफ फसलों को जो है वो मानसूनी फसल भी कहते हैं, और इनकी कटाई जो है अक्टूबर नवंबर मंथ में की जाती है। एक्चुअली ये पीडीएफ थी तो थोड़ा आगे पीछे हो गया है। नेक्स्ट रहेगा कि माता छिन
मस्तिका मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है शिमला, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर। तो इसके लिए सही आंसर रहेगा 128 के लिए सी, ऊना। ऊना में और भी मंदिर रहेंगे, जिसमें में रहता है चिंतपूर्णी माता जी का मंदिर, बाबा बड़भाग सिंह मंदिर, बाबा बड़भाग सिंह मंदिर, बाबा बड़भाग सिंह मंदिर जो है ये ऊना के मैड़ी में है। यहाँ पे जून मंथ में मेला होता है। शिव बाड़ी मंदिर, शिव बाड़ी मंदिर ये है ऊना के गगरेट में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है वो द्रोणाचार्य के शिष्य जो है वो धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना, उनके शिष्य यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि धनुर्विद्या का जो है वो अभ्यास करते थे। और एक और मंदिर है, आश्रम बोल लो आप, ऊना में, जिसका नाम रहेगा बाबा रुद्रानंद आश्रम, बाबा रुद्रानंद आश्रम। तो ये चारों आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट रहेगा 129, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अगर बात की जाए कि कब जो है इसके चुनाव हुए थे, सही आंसर रहेगा बी, 1952 में। मार्च 1952 को जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो इससे रिलेट करके इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना, कई बार मैंने आपको ये बता दिया है। सॉरी, थोड़ा आज मेरे गले में दिक्कत है, तो ऐसा मत समझना कि स्पीकर में कोई फ़र्क है, कभी आवाज़ धीरे जा रही होगी, कभी आपको ऊंची जा रही होगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट रहेगा 130, क्वेश्चन है कि 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर इसके लिए रहेगा सी, फ्रांस। इस क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि अभी ये आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 131, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर क्या है? सही आंसर रहेगा इसके लिए डी, 1100। ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा 132, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सी ट्रॉफी पुरस्कार में दी जाती है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, स्वर्ण मयूर। ऑप्शन बी। वन 133 रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार पहले भी ये टैट में पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश किसने की थी? सही आंसर जो इसके लिए रहता है वो है डी, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन डी। सबसे पहले पंचायती राज, कई बार क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले पंचायती राज जो है वो कहाँ पे लागू हुआ था, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट रहेगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन में है प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार। सही आंसर जो इसके लिए रहता है 134 के लिए वो रहता है ए, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए। ये तीनों भी पहली थी, जैसे प्रतिभा पाटिल जो है वो पहली राष्ट्रपति थी, वैसे ही आपने तीनों को कमेंट करके बताना है कि ये पहले कौन सी थी। जैसे इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जैसे ये हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, वैसे ही आपने सरोजिनी नायडू और मीरा कुमार के बारे में भी बताना है। तो ये आपके लिए कल के लिए काम रहेगा, छोटा सा काम है और इन चारों से ही क्वेश्चन जो है वो पेपरों में बनते हैं। नेक्स्ट रहेगा
जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? इसके लिए सही आंसर रहेगा सी, झारखंड में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा 136, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सही आंसर रहेगा इसके लिए 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पे ही लाया गया था। योजना आयोग की स्थापना जो है वो 1950 में की गई थी। उस टाइम भी अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे, जो थे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू। फिर 2015 में जो है वो योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया, उसी के स्थान पे उसी का नाम बदल के जो है वो नीति आयोग रखा गया। स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 से, और टैट में किसी न किसी सीरीज़ में नीति आयोग से क्वेश्चन बन जाता है। अभी पीछे शास्त्री का हुआ है टैट, तो वहाँ पे भी नीति आयोग का क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको जरूर याद रखना आपने। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान इसमें की बात की जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष जो रहते हैं उनका नाम रहेगा उपाध्यक्ष, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, उपा ही लिख रही हूँ। उपाध्यक्ष जो रहते हैं वर्तमान में जो है उनका नाम है सुमन बैरी। अध्यक्ष भी हो गए, उपाध्यक्ष भी हो गए। अब नेक्स्ट जो बचते हैं उनका वो रहते हैं सीईओ। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि वर्तमान में है सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। और नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक पेपर में नीति की फुल फॉर्म भी याद पूछी गई है, तो याद रखना नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और लाया गया था नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग बना था 1950 में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो वहीं से ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो है 137 की तरफ चलते हैं। 137 क्वेश्चन जो रहता है वो है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल टनल कहाँ स्थित है? सही आंसर रहता है डी, रोहतांग दर्रे में। नेक्स्ट है 138, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 139, वाहनों के साइड व्यू मिरर किस प्रकार के दर्पण होते हैं? मतलब जहाँ से साइड देखने वाले जो दर्पण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? समतल होते हैं, उल्टे होते हैं, उत्तल होते हैं या फिर अवतल होते हैं? इसके लिए सही आंसर जो रहता है वो है सी, उत्तर, कन्वेक्स। 140, कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं? तो वो रहते हैं विकासशील देश। ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम रहेगा इराक। ऑप्शन डी। 142, स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? तो ये ऊना के बीचों बीच से होकर
बहती है। सही ऑप्शन रहेगा ए उन्ना। स्वां नदी जो है ये सतलुज की सहायक नदी में है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में रहेगा साल्ट, एनपीटी, सीटीपीटी या फिर नाटो। यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से बात की जाए तो साल्ट भी संबंधित है, एनपीटी भी है और सीटीबीटी भी है, तो वो रहेगा नाटो। फिर 144 नेशनल यूथ फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो ये जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है ये मनाया जाता है, सही ऑप्शन रहेगा बी, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर, राष्ट्रीय युवा दिवस। होता कब है ये होता है 12 जनवरी को। डेज वाले क्वेश्चन से मैंने आपको बोला है कि टैट में क्वेश्चन बनते हैं। शास्त्री का जो पीछे पेपर हुआ है वहाँ से यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एग्जामिनर जब डालने लगता है या तो डालेगा ही नहीं, जिसको डालेगा, जिसको मतलब जिस भी स्ट्रीम में क्वेश्चन डालेगा वहाँ पे फिर जब डालने लगता है तो 1-2 क्वेश्चन डाल ही देता है। तो कई बार मैंने आपको ये बताए हुए हैं, एक बार फिर से आए हैं, फिर से बता रही हूँ, ध्यान में रखना पर आपने इनको। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, कंफ्यूज ना होइएगा, 10 को होता है विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो विश्व और राष्ट्र में फर्क होता है, तो याद रखना है कि 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस, 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया और 25 को होता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है, और 23 जनवरी को होता है पराक्रम दिवस। इस दिन जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फरवरी मंथ की। तो 4 फरवरी को होता है विश्व कैंसर दिवस और 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट रहेगा मार्च मंथ। मार्च मंथ में जो सबसे मेन रहता है वो रहता है 22 मार्च विश्व जल दिवस। और 24 मार्च को होता है क्षय रोग दिवस। उसके बाद अप्रैल मंथ की तरफ चलते हैं। अप्रैल को 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस और 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। और ये ऑप्शन जब आएंगे तो पेपरों में दोनों देखने को मिलते हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। 22 मार्च को याद रखना जल दिवस और 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। मई महीने में 3 मई को होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 31 मई को होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। एक मेरे को पीछे अप्रैल मंथ का भूल गया था, तो उसको भी साथ में नोट करें। 24 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। फिर से बोल रही हूँ, 24 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। जून की बात करें तो 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसको याद कर लेना, हो सकता है इसकी थीम पेपरों में पूछी गई हो, तो इसकी थीम याद कर लेना। और 21 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो उसको भी याद रखना। ऐसा तो आ सकता है पेपर में कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब होता है, तो ये होता है 21 जून को। जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को होता है कारगिल दिवस। अगस्त की बात की जाए तो 29 अगस्त को होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। सितंबर मंथ की तरफ चलते हैं तो 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस, 8 को होता है विश्व साक्षरता दिवस और 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। अक्टूबर मंथ की बात की जाए तो 2 अक्टूबर को जो है वो महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती जो है इस दिन होती है। 24 अक्टूबर को होता है संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस। नवंबर मंथ की बात की जाए तो 20 नवंबर को होता है यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। दिसंबर मंथ 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस।
10 दिसंबर को सबसे जरूरी विश्व मानवाधिकार दिवस, 23 को किसान दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। तो इतने दिवस आपने याद कर लेने। मेन मैंने आपको बता दिए, थोड़े बहुत आपको जो है जो बच जाते हैं वो पहले मैंने कई बार इस सीरीज में बताए हुए हैं। नेक्स्ट रहेगा कि 29 मई 2022 को खेला गया IPL 2022 का फाइनल मैच जो है वो किस टीम ने जीता है। तो ये जो फाइनल जीता है वो ये बात थी 2022 की। तो अब जो है वो 23 का भी हो गया है और 23 का जो जीता है वो जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। तो आपने 23 का भी याद रखना जो कि रहेगा चेन्नई सुपर किंग। 146 पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। ऑप्शन पढ़िए, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या ये सभी। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो सारे ही इसमें रहेंगे, ऑप्शन डी इसके लिए सही आएगा। 147 शिमला का गेयटी थिएटर आम जनता के लिए कब खोला गया। जो गेयटी थिएटर खोला गया है ये खोला गया है 1887 में। ऑप्शन सही ए। 148 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां भी जीके आएगी वहां देखने को मिल जाता है। वीडी सावरकर जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन पहले भी टैट की सीरीज में आ चुका है। इतना जरूर हो सकता है कि इस बार जब नॉन मेडिकल वालों के लिए डाला गया था उससे पहले ये आर्ट्स वालों को आया होगा या फिर मेडिकल वालों को। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल के निर्देशक कौन हैं। तो उस टाइम के लिए करंट का क्वेश्चन था ये। अनुपम खेर पूछे गए हैं, दर्शन कुमार हैं, विवेक अग्निहोत्री हैं और पल्लवी जोशी ऑप्शन में है। सही ऑप्शन रहता है सी, विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत की नई शिक्षा नीति 2020 की को मंत्रिमंडल द्वारा कब पारित किया गया। तो 2020 का पूछा गया है कि जो भारत की नई शिक्षा नीति आई थी 2020 की उसे मंत्रिमंडल द्वारा जो है कब पारित किया गया है। तो ये किया गया है, सही ऑप्शन रहेगा ए, 29 जुलाई 2020 में, 2020 में। बाकी यहाँ से चार क्वेश्चन बच गए थे, ये क्लियर नहीं थे तो मैंने सोचा था कि सबसे लास्ट महीने में करवाऊंगी। मेरे बोलने पे ध्यान देना क्योंकि ये थोड़े क्लियर नहीं हैं। तो बस अगर आपको खुद ना दिखें, दो ही नहीं दिखेंगे, बाकी दो तो पता लग रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। मंडी के किस राजा ने गुलेर के चित्रकार सजनू को अपने दरबार में लाया। सही आंसर इसके लिए रहेगा ए, राजा ईश्वरी सेन। फिर से बोल रही हूँ, मंडी के किस राजा ने गुलेर के चित्रकार सजनू को अपने दरबार में लाया। राजा ईश्वर सेन जो है, ईश्वरी सेन जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा। 122 एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो एक ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है उसे कहा जाता है, सही आंसर इसके लिए रहेगा ए, प्रायद्वीप। अगर ऐसा लिखा होता है कि एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अगर चारों ओर से होता है तो उसे कहा जाता है महाद्वीप। नेक्स्ट रहेगा 123, ये तो अब दिख रहा है, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था। ये वाला क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछा जाता है। सही आंसर सी, श्री कृष्ण और राधा। ये पूरा ही पेपर आज मैंने कंप्लीट करवा दिया इसका जीके पोर्शन। पहले मैं 20 या 15 क्वेश्चन डालती थी, अब दिन कम है तो मैंने सारा एक साथ डाल दिया। महाभारत के लेखक कौन थे। ऑप्शन में है वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास और कबीर। तो ये क्वेश्चन जो है वो महाभारत जब हम देखते भी थे जब छोटे थे तो वहाँ पे बार बार लिखा आता था कि इसके बारे में, तब भी ध्यान से अगर किसी ने देखा हो तब भी ये क्वेश्चन याद रहते हैं, वैसे ये सभी को ही याद होगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपको सीधा 1 नंबर दिला देता पेपर में। आगे भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आपने याद रखना है। सही आंसर रहेगा ए, वेद व्यास, ऑप्शन ए।
दूसरा, आज मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी तो मैंने औरों का फ़ोन लेकर के ये वीडियो बनाई हुई है। तो थोड़ा इसमें मुझे भी, आप दूसरे का फ़ोन लेके जब आप चलाते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, और ऊपर से ये PDF थी तो कभी आगे पीछे हो रही थी, तो थोड़ा खुद एडजस्ट कर ले आज। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।